आप आए थे सुबह सुबह? हाँ, सुबह ही सुबह आया था मैं। क्या टमाटर हाँ, टमाटर खरीदने। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत महंगा है टमाटर। कितना महंगा? 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो टमाटर है। तो ये 120 रुपए किलो देंगे ही? हाँ, देंगे ही, ये दे रहे हैं मंडी में। मंडी में दे रहे हैं। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। बहुत से कार्यक्रम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। टमाटर इससे पहले आपने इतना महंगा देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा था, इतना महंगा नहीं देखा था। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दिल्ली में किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4000 कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। आज के इस वीडियो में आपको कोई आंकड़े दिखाई नहीं देंगे और ना ही किसी प्रकार के स्टैटिस्टिक्स के जरिए हम अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज का विषय आंकड़ों की परिस्थितियों को एक लिहाज से भले ही वो बयां करना चाह रहा हो और आंकड़ों की परिस्थितियों के भीतर ही इस देश को परिभाषित करने का भी एक जरिया हो सके, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम आपको एक भी आंकड़ा या एक भी आंकड़े से संबंधित कोई तस्वीर नहीं दिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखते हुए आप इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि वीडियो में कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक तस्वीर इस वीडियो में पूरे लगातार साथ रहेगी और उस तस्वीर के जरिए आप इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों को और इन वीडियो के जरिए इस वीडियो में जो शब्द आपको सुनाई देंगे उन शब्दों के जरिए आप इस तस्वीर और उन शब्दों को जब आप परिभाषित करने की स्थिति में खुद को ला सकेंगे तो शायद आप भी ये कहेंगे कि वाकई इस वीडियो में आंकड़ों के लिए कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बात तो आंकड़ों से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। और ना सिर्फ बढ़ चुकी थी बल्कि यदि आंकड़े इस वीडियो में लाए जाते तो संभवतः इस वीडियो के साथ ही नहीं बल्कि जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसके साथ भी यह एक अन्याय होता। अपनी बात शुरू करने से पहले आप पहले एक वीडियो सुनिए और उस वीडियो के प्रत्येक शब्द पे गौर फरमाते हुए उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए हम अपनी बात को जारी रखेंगे। इस वीडियो को सुनिए। आपका क्या नाम है सर? रामेश्वर है सर मेरा नाम। तो आप आए थे सुबह सुबह? हाँ, सुबह ही सुबह आया था मैं। क्या टमाटर हाँ, टमाटर खरीदने। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत महंगा है टमाटर। कितना महंगा? 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो टमाटर है। तो ये 120 रुपए किलो देंगे ही? हाँ, देंगे ही, ये दे रहे हैं मंडी में। मंडी में दे रहे हैं। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है।
सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। तो आपने अभी सुना, क्या उस वीडियो को देखने के बाद, उसको सुनने के बाद क्या कुछ कहने के लिए आप ये समझते हैं कि हम रह गए हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस वीडियो के बाद इसको किसी भी रूप में परिभाषित करने की स्थिति किसी अदने से नागरिक की हो सकती है? क्योंकि ये वीडियो कल शाम से लगातार इस देश के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो के भीतर जो परिस्थिति, जो एक मनुष्य के भीतर जब एक मनुष्य उम्मीदों के लिहाज से बिखर जाता है और वो अपने अंदर हर उस चीज को जिससे उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे तो उसे वो किरण भी नहीं दिखाई देती और वो ये मानकर चलता है कि आने वाला समय उसके लिए ना जाने कौन सी परिस्थितियों का निर्माण कर दे, वो इस डर के भीतर ही अपने आप को तिल तिल कर टूटते हुए देखता है। यह रामेश्वर जी की वीडियो है। रामेश्वर जी दिल्ली में एक सब्जी विक्रेता है और दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी हैं। जहांगीरपुरी से आपको याद होगा कि बीते वर्ष जब जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे तो उसको लेकर के पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का क्या नैरेटिव इस देश के भीतर गढ़ने का प्रयास हुआ था और बुलडोजर के आश्रय भारत में न्यायिक व्यवस्था के एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करने की सोच भी डेवलप हुई थी और मीडिया के तमाम भाई बंधुओं ने कैमरे लगाकर, माइक लगाकर जहांगीरपुरी को पूरा लाइमलाइट में दिखाया था। लेकिन आज मीडिया का कोई भी एक व्यक्ति जहांगीरपुरी में आपको दिखाई नहीं देगा जो रामेश्वर जी की बात को सुन सके। लेकिन रामेश्वर जी की परिस्थितियों की व्याख्या किस रूप में की जाए? एक सब्जी विक्रेता होने के बावजूद उनकी आंखों में आंसू हैं और वो आंसू वो भले ही एक आम मनुष्य की तरह या बाकी अपने नागरिकों की भांति छलका नहीं पाए, वो आंखों के भीतर ही रह गए। लेकिन आंखों के भीतर तक रह गए उन आंसुओं ने ना जाने कितनी ही उन बातों को कह दिया जो शायद बिना आंसुओं के नहीं कही जा सकती थी। रामेश्वर जी जहांगीरपुरी निवासी एक सब्जी विक्रेता है जो टमाटर की परिस्थिति में स्वयं को टूटते हुए देख रहे हैं और उनकी ये वीडियो ये कहते हुए वायरल हुई जिसमें उन्हें सुना जा सकता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये 4 शब्दों का एक वाक्य है, लेकिन इस 4 शब्दों के भीतर कितनी गहराई से एक संदेश छिपा हुआ है और वो दर्द महसूस किया जाना आज जरूरी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। भारत के भीतर इन परिस्थितियों को सुनने वाला यूं तो आज कोई नहीं, ना मीडिया के भीतर, ना देश के सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर। ये जानते समझते हुए कि भारत की हकीकत जो सरकारी फाइलें हैं उनमें भले ही भारत का मौसम अमृतकाल है, कर्तव्य काल है, भारत का मौसम गुलाबी है, लेकिन इस देश के हर राज्य, प्रत्येक कोने कोने के भीतर एक रामेश्वर की मौजूदगी है जिसकी अपनी कहानी है, जिसका यही कहना है तुम्हारी फाइलों में मेरे इलाके का मौसम गुलाबी है, लेकिन तुम्हारे आंकड़े हवा हवाई हैं, तुम्हारे दावे किताबी हैं। लेकिन ये कहने की परिस्थिति रामेश्वर जी की क्यों आई? टमाटर को लेकर बीते कई महीनों से और कुछ हफ्तों से लगातार भारत के भीतर एक चर्चा का विमर्श हो रहा है कि टमाटर की जो महंगाई है उसने इतिहास के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो लोग ये कहते हुए जिनकी जबान लड़खड़ाती नहीं कि ये पहले भी तो होता था, पहले भी तो होता था, पहले भी तो होता था, आज वो लोग ये नहीं कहते पहले भी तो होता था, वो यह कहते हैं अरे ये हो रहा है तो क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात तो है, किसी के भी भीतर यदि मनुष्यता का एक लेश मात्र भी बूंद बची हो, अमृत काल के भीतर, कर्तव्य काल के भीतर हम मनुष्यता के समंदर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमने सिर्फ एक बूंद का जिक्र किया। जिस किसी के भी भीतर सिर्फ एक बूंद इंसानियत की, मानवता की भावनाओं की शेष होगी, बची होगी, वो रामेश्वर जी के दर्द को महसूस कर रही होगी। रामेश्वर जी ये कहते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा गई कि घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। और जब
जो मीडिया के बंधु ने उनसे प्रश्न किया और जब उनके जुबान पर उनके बेटे का जिक्र आया कि आप सुबह अपने बेटे के साथ आए थे, तो रामेश्वर जी से सहा नहीं जा सका और वो एक लिहाज से इतने भावुक हो गए कि बस आंसू छलकने तक की परिस्थिति में वो आ गए। एक पिता के लिए अपने बेटे के सामने इस परिस्थिति को महसूस करना कि मैं आज भी उतनी कमाई नहीं कर पाया कि मैं अपने घर का 4,000 रुपये किराया दे सकूं, उस बेटे की सोचने की जहमत क्या कोई उठाएगा? क्या एक पिता के अपने बेटे के सामने टूटती उम्मीदों को देखते हुए कोई उस पिता के आश्रय भारत को परिभाषित करने का जोखिम उठाएगा? ये पूछा जाना चाहिए और अमृत काल का ये सबसे बुनियादी सवाल होना चाहिए। क्या रामेश्वर के आश्रय भारत को परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या रामेश्वर की कहानी क्या सिर्फ रामेश्वर की ही कहानी है? इस देश के भीतर कल से सोशल मीडिया पर लगातार जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा, उसके ट्वीट में, उसके संदेश में, उसकी भावनाओं में एक वाक्य लगातार उभर रहा है और उनका हर किसी का ये कहना है और जिस चैनल ने ये वीडियो किया उनको प्रणाम करते हुए, उसका नाम, उन चैनल का नाम उनको प्रणाम करते हुए बताना चाहेंगे, लल्लन टॉप ने ये वीडियो किया। हर किसी के संदेश में एक ही बात है कि लल्लन टॉप रामेश्वर जी का जो कांटेक्ट है, जो उनसे संपर्क करने का कोई जरिया उन लोगों को बताए, ताकि रामेश्वर जी की सहायता किसी ना किसी तरीके से हर कोई अपने पास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से कर सके। लेकिन बात तो वहां आ जाती है कि एक रामेश्वर की वीडियो वायरल होने से एक रामेश्वर की कहानी तो देश ने जानी। रामेश्वर जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना आज हर कोई कर रहा है और हर कोई रामेश्वर जी की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि इस देश के भीतर प्रत्येक राज्य में, उस राज्य के भीतर प्रत्येक शहर में, उस शहर के भीतर प्रत्येक मोहल्ले में, उस मोहल्ले के भीतर प्रत्येक कोने में एक न एक रामेश्वर मौजूद है जिसकी अपनी कहानी है, अपनी व्यथा है, अपनी पीड़ा है, अपना दुख है, अपना कष्ट है। ना जाने एक रामेश्वर के आश्रय कितने रामेश्वरों ने अपनी कहानी को, इन रामेश्वर जो दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी हैं, अपनी आवाज को महसूस किया होगा। क्योंकि बीते कुछ वर्षों में भारत का सच तो यह है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम असमानता की एक ऐसी खाई की ओर बढ़ चले हैं और बढ़ क्या चले, उसमें गिर चुके हैं, जहां एक वर्ग के पास तो भारत की संपत्ति का करीब 80 से 90% हिस्सा है, लेकिन दूसरे वर्ग के हाथ खाली है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी बड़े उद्योगपति पर निशाना साधते हुए उनकी धन संपदा को उनसे छीनते हुए गरीबों में बांट दीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश के भीतर सत्ता प्रतिष्ठान को 37% मतदान करते हुए उसमें गरीब भी है, उसमें वंचित भी है, उसमें पीड़ित भी है, उसमें शोषित भी है, उसमें किसान भी है, उसमें उद्योगपति भी है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है या कौन सी ये सोच है जो एक तरफ तो 90% धन संपदा एक हाथ में सीमित कर देती है और दूसरी ओर को सिर्फ 5 किलो के राशन पर महदूद कर देती है? आप ये सोचिए, बीते 2 वर्षों से इस देश के भीतर लगातार ढोल बजाया जाता है, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। लेकिन 5 किलो राशन के बाद की परिस्थितियां कोई नहीं बताता, उसमें 1150 का सिलेंडर कौन खरीदे, उसके भीतर जो सिलेंडर की परिस्थिति है उसको कौन संभाले, जो आने जाने का खर्चा है, उसके भीतर पेट्रोल से लेकर डीजल तक की परिस्थितियां, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, आयात निर्यात का जो खर्चा है, उसको कौन संभाले। लेकिन 5 किलो राशन के भीतर इस देश की परिस्थितियों को सीमित कर दिया गया और आज ये परिस्थितियां इस रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं कि रामेश्वर जी टमाटर के विक्रेता होने के नाते, आपने ये तर्क बहुत सुना होगा और बहुत लोग ये कहते हुए गौरवान्वित प्रतीत होते हैं कि देखिए महंगाई का सीधा फायदा तो किसान को हो रहा है। लेकिन हमने कहा ना, हमने इस वीडियो में एक आंकड़ा अब तक नहीं दिया और ना हम देंगे, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से तो इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान ने 2016 में बिजनौर की रैली में प्रधानमंत्री के शब्द थे कि मेरा एक सपना है
कि 2022 में जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हों तो भारत के प्रत्येक किसान की आय दोगुनी हो जाए। लेकिन जुलाई के अंतिम दिनों में जब हम आपसे आज संवाद स्थापित कर रहे हैं तो भारत के किसान का सच ये है कि वो प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है। टमाटर का भाव 120 रुपए से लेकर कई कई इलाकों में 150 रुपए तक को पार किया हुआ है, लेकिन किसान सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। इसको किस आंकड़े में आप परिभाषित करना चाहेंगे? इसको किस मूडीज की रेटिंग में आप परिभाषित करना चाहेंगे? इसको अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस की किस चकाचौंध में आप परिभाषित करेंगे? इसको फ्रांस के राष्ट्रपति के महल की किस परिभाषा में आप फिट करेंगे? क्या इसका उत्तर किसी के पास है? क्या इसका जवाब देने की स्थिति में कोई है? रामेश्वर के आंसू क्या किसी के लिए कोई मायने रखते हैं? भारत को पहले अमृतकाल में परिभाषित किया, जब अमृतकाल की परिस्थितियां नहीं संभली तो नाम बदल के कर्तव्य काल किया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि अमृतकाल में 27 रुपए कमाने वाला किसान कर्तव्य काल में भी 27 रुपए की परिस्थितियों पर अटका हुआ है। और रामेश्वर की कहानी, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, यह सिर्फ रामेश्वर तक सीमित नहीं है। इस देश के भीतर प्रत्येक कोने में एक रामेश्वर है जिसकी अपनी कहानी है। यह तो एक रामेश्वर की कहानी इस देश के सामने आ गई और उनको लेकर पूरे देश के भीतर यह सवाल पुनः स्थापित हुआ कि आखिर हम विकास के जो तमाम दावे करते हैं वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और यह सोचने की बात किसी भी संवेदनशील नागरिक के लिए होनी चाहिए। इस देश को आज़ादी 75 वर्ष पहले मिली थी, लेकिन 75 वर्ष में आखिर ऐसे क्या हुआ कि बीते कुछ वर्षों में इस देश के भीतर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि आम आदमी के सवाल ही गायब हो गए। क्या आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ज्ञानवापी के विवाद में वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पे एएसआई का सर्वे किया जाए या किसी भी संस्था का सर्वे किया जाए, उससे रामेश्वर के 4000 रुपए कौन चुका सकता है? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये पूछा जाना चाहिए। सीमा और सचिन के बीच प्रेम कहानी, कोई जासूसी का एंगल उसमें है क्या? उससे रामेश्वर की परिस्थितियां सुधर जाएगी? ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि इस देश के भीतर के मीडिया ने इस देश के आम जनमानस को इतना नजरअंदाज करते हुए भारत को इतना खोखला कर दिया कि रामेश्वर अपनी बात कहें भी तो कहां कहें। एक लल्लन टॉप और एक रवीश कुमार की परिस्थिति में तो पूरे भारत को नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत के दर्द को बयां करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो एक व्यक्ति पे तो नहीं हो सकते। और इस देश की विडंबना देखिए, बीते दिनों एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल आज तक की एक महिला पत्रकार जब YouTube पर अपने चैनल पर, YouTube जो उनका चैनल है आज तक का, उसके YouTube चैनल पर जब 6 से 6:30 बजे शाम को लाइव थी तो उनसे उनके एक दर्शक ने सवाल किया कि रवीश कुमार को लेकर इतनी नकारात्मकता क्यों रहती है, या रवीश कुमार को लेकर जो वो देश की बात करते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो पत्रकार का जवाब आप जानते क्या था? उनका यह कहना था कि कुछ लोगों की तो आदत ही है कि वो नकारात्मकता, हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, और YouTube पे वीडियो बनाने वालों की तो यह आदत होती है कि जितना ज्यादा एक तरफा बोलेंगे उतना उनको लोग ज्यादा सुनेंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि क्या रामेश्वर के सामने भी आप ये कहेंगी कि रवीश तो एक तरफा बात करते हैं, या उनसे सरीखे कोई भी व्यक्ति एक तरफा बात करते हैं? रामेश्वर के इस दर्द में क्या सकारात्मक ढूंढे हम? क्या सकारात्मक ढूंढे? किस बात की सकारात्मकता? रामेश्वर नहीं जानते मूडी की रेटिंग क्या होती है, या फिच की रेटिंग क्या होती है, या व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं, या फ्रांस के राष्ट्रपति के काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। रामेश्वर इसको नहीं जानते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि ज्ञानवापी तो मुद्दा है, लेकिन रामेश्वर का दर्द मुद्दा नहीं है। सीमा सचिन की प्रेम कहानी तो मुद्दा है, लेकिन रामेश्वर के बेटे की टूटती उम्मीदें कोई मुद्दा नहीं है। और मैं फिर इस बात को तीसरी बार दोहरा रहा हूं, ये एक रामेश्वर की नहीं, ये भारत के भीतर ना जाने अनगिनत रामेश्वरों की कहानी है। लेकिन इस देश का सच, इस देश का दुर्भाग्य यह है
कि जब तक 3 रेलगाड़ियां बेपटरी नहीं होती उड़ीसा के बालासोर में, हमें पता नहीं चलता कि सरकार बीते कई महीनों से सीएजी की रिपोर्ट को दरकिनार कर रही थी कि रेलवे व्यवस्था में खामियां हैं। इस देश के भीतर रामेश्वर के जब तक आंसू नहीं छलक जाते, हमें नहीं पता चलता कि इस देश का गरीब किन परिस्थितियों में जी रहा है। यानी हम जो प्रोएक्टिव होने की स्थिति में इस देश की आजादी के समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक महिला ने उनका गिरेबान पकड़ लिया था, कॉलर पकड़ लिया था और उनसे झंझोड़ते हुए उन्हें कहा था कि जवाहर मुझे यह बताओ इस देश की आजादी का मुझे क्या सिला मिला। तो जवाहरलाल नेहरू का उत्तर था, मां इसका सिला तो तुम्हें यह मिला कि तुम अपने देश के प्रधानमंत्री से सीधा सवाल कर रही हो कि मुझे क्या मिला। लेकिन आज की परिस्थिति में तो सवाल ही गायब है, प्रश्न ही गायब है। सवाल यह है कि आखिर इस देश की परिस्थितियां जो इतनी विकृत हो रही हैं, इसका जवाब क्या कोई देगा? क्या कोई इसके प्रति उत्तरदायी है? क्या किसी की जवाबदेही है? बेसिक सवाल यही है। और इसके भीतर का जो दर्द है वो कल रामेश्वर के जरिए निकल कर आया है। रामेश्वर के सामने आप आंकड़ों पे आंकड़े रखते जाइए, वो नहीं समझेंगे। आप एक रिक्शा चालक के सामने आंकड़े रखते जाइए, वो नहीं समझेगा। आप एक ठेले वाले के सामने आंकड़े रखते जाइए, वो नहीं समझेगा। खेती में अपने पैरों को कीचड़ में सनाए किसान के सामने आप आंकड़े रखिए, वो नहीं समझेगा। डिग्रीधारी युवा कतार में खड़ा हुआ है, उसके सामने आप आंकड़े रखिए, वो नहीं समझेगा। क्योंकि सोचिए, सुबह सुबह तो रामेश्वर ये कहते हुए घर से निकले थे कि आज तो कुछ कमाई जरूर करूंगा, लेकिन जब वापस लौटेंगे और जब घर के लोग पूछेंगे कि आज कितनी कमाई हुई, तो रामेश्वर के पास आंसू के सिवा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है उनके पास। आपकी स्क्रीन पर एक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन एक तथ्य रख रहा हूं। ये सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने यह आंकड़ा दिखाया है कि उनके जो वो चुनावी परिस्थितियों के लिहाज से जो ट्रैकर चलाते हैं, उसमें लोगों के भीतर महंगाई और बेरोजगारी एक कितना प्रमुख मुद्दा है, ये दिखलाया गया है, ये दिखाया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि सी वोटर के ट्रैकर में जो चीज दिख रही है, क्या देश का सत्ता प्रतिष्ठान उसे ट्रैक कर रहा है? इसी के भीतर रामेश्वर की वीडियो में वो खामोशी जो बीच के छलकते आंसुओं में चंद सेकंडों की थी, इसका उत्तर छिपा हुआ है। हमने आंकड़ों का जिक्र आज इसलिए नहीं किया क्योंकि आंकड़ों के जरिए तो इस देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तो ये कहते हुए अपनी छाती ठोक के, छाती फुला के कहा गया था, अरे हमारे यहां तो सिर्फ 5 लाख लोग मरे हैं भारत के भीतर। जैसे वो 5 लाख लोग तो कोई मायने रखते ही नहीं थे। उन 5 लाख लोगों में भी कोई किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी की मां थी, किसी के पिता थे, किसी के चाचा थे, किसी के ताऊ थे, किसी के दादा थे, किसी की नानी थी, किसी का दोस्त था, किसी का मित्र था, किसी का अपना था। लेकिन आंकड़ों में तो 5 लाख थे, तो कोई मायने नहीं रखते। उससे ज्यादा तो आप पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों को देखिए। इसलिए हमने आंकड़ों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आंकड़े कोई मायने रखते नहीं। इस देश में गरीब तब दिखाई देता है जब लॉकडाउन में वो सड़क पे आ गया, अपने गंतव्य तक जाने के लिए पैदल निकल पड़ा। उसकी व्यथा तब सुनाई दी जब रेलगाड़ी की पटरी पर सोते हुए उन्हें रौंदते हुए रेल निकल गई और पीछे तो सिर्फ खाने के डिब्बे में बिखरी हुई रोटियां रह गई। तो इस देश को पता चला इस देश का गरीब भूखे पेट निकला है। ये इस देश की परिस्थितियां हैं। हम फिर उस बात को दोहराएंगे, सत्ता प्रतिष्ठान की फाइलों में तो देश का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये कौन उन्हें समझाए कि उनके दावे हवा में है, उनके दावे किताबी हैं। रामेश्वर की परिस्थितियां, रामेश्वर का दर्द, इसे रामेश्वर तक ही नहीं, ये हर एक उस व्यक्ति के भीतर की पीड़ा है। रामेश्वर में एक गरीब की पीड़ा है, एक बेरोजगार की पीड़ा है, एक उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसकी कमाई आधी है, उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसकी कमाई खत्म है,
उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसे नहीं पता कि वो आज यदि रोटी खा रहा है तो कल उसे रोटी मिलेगी। लेकिन इस देश के भीतर मुद्दा ज्ञानवापी का सर्वे है, सीमा सचिन की प्रेम कहानी है, 2024 में प्रधानमंत्री किस रूप में दोबारा तिवारा लौट के आएंगे, ये यदि मुद्दा है तो आज रामेश्वर है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, कल फिर एक ऐसी ही वीडियो बनेगी, फिर चर्चा होगी, फिर सवाल किए जाएंगे। लेकिन सवाल और जवाब की इस भीतर ना जाने कितने ही रामेश्वर अमृत काल के कर्तव्य काल में परिभाषित होने की परिस्थिति के ना सिर्फ साक्षात गवाह हैं, बल्कि इनके दर्द को बयां करते हुए बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा है मीडिया के बंधुओं ने यह कार्य नहीं किया, क्योंकि उनसे उन्हें उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद भी बेकार है। लेकिन इस देश का नागरिक तो सवाल करेगा ही, इस देश का प्रत्येक नागरिक तो चिंतित होगा ही। आज कोई संदेश नहीं दिया जाएगा, आज मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूंगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और छोड़े जा रहा हूं आपको पुनः रामेश्वर की वीडियो के साथ। इस वीडियो को सुनते हुए अपने भीतर के उस नागरिक बोध को एक बार के लिए ही सही झकझोर कर पूछेगा जरूर कि आखिर इस देश के भीतर रामेश्वर को देखते हुए भी वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए कोई बात नहीं, 300 रुपए किलो सब्जी हो जाए कोई बात नहीं, महंगाई चाहे हमें जीना मुहाल हमारा कर दे कोई बात नहीं, हमें इलाज मिले, शिक्षा मिले या ना मिले कोई बात नहीं। आएंगे तो वो ही जो ये परिस्थिति को निर्मित बीते कई वर्षों से कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, आप बहुत समझदार है, मेरे देश का दर्शक बहुत समझदार है, वो खुद अंदाजा लगा ले। लिहाजा छोड़े जा रहा हूं आपको रामेश्वर की इस वीडियो के साथ और सोचिए कि अमृत काल के कर्तव्य काल में परिभाषित होने के भीतर आपको, हमको और सबसे महत्वपूर्ण इस देश को क्या मिला या क्या नहीं मिला, और ये देश कहां जा रहा है। इस देश को वादा तो था क्या दिशा नई देने के, आंकड़ों के जरिए आप इस देश को नई दिशा देने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के जरिए दी गई दिशा और वास्तविकता में की गई दशा के बीच का फर्क रामेश्वर की ये वीडियो है, इसे सुनिए और समझिए। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? रामेश्वर है सर मेरा नाम। तो आप आए थे सुबह सुबह? हाँ सुबह ही सुबह आया था मैं। क्या टमाटर? हाँ टमाटर खरीदने। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, बहुत महंगा है टमाटर। कितना महंगा? 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो टमाटर है। तो ये 120 रुपये किलो देंगे ही? हाँ देंगे ही, दे रहे हैं मंडी में दे रहे हैं। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं, जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही।